गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज का द नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बात बताया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर मतलब ये वाले लेक्चर में मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में कराऊंगा काइनेटिक एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के रिगार्डिंग। तभी मैंने बेटा एक डिटेल सा टॉपिक ये उठाया है कहीं से, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बेटा पिक मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक ऐसा टॉपिक होगा जो मैं एनसीईआरटी के अलावा कहीं से कराऊंगा तो मैं साथ में बेटा उसके नोट्स दे दूंगा। देखो बेटा, एग्ज़ाम के लिए आपने एनसीईआरटी ही पढ़ना है, बट बेटा मैं चाहता हूं कि आपको हर चीज़ का डिटेल में नॉलेज हो ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं बेटा अगर ट्राई करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा सके। अब फर्स्ट है बेटा, व्हाट मेक्स द मैटर एग्जिस्ट इन ओनली एनी वन ऑफ द थ्री स्टेट। अब देखो बेटा, अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि देखो बेटा, मैंने जैसे पीछे आपको बताया था कि दो फोर्सेस थे, काइनेटिक एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसके करके क्या होता था, ये तीनों चीज़ क्या करते थे, तीन स्टेट में रहते थे, या तो आइस हो गया, या तो वाटर हो गया, या स्टीम हो गया। इसके पीछे पीछे तीनों का उन दोनों फोर्सेस के हाथ था। ठीक है बेटा, सबसे ज़्यादा इसमें होता था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसलिए सॉलिड होता, सबसे कम इसमें होता था इसलिए वो गैसेस होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसमें काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल, जीरो के आसपास। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो के पास या नियर बाय जीरो, जीरो नहीं कहेंगे। ठीक है बेटा, ऑल मैटर मेड ऑफ वेरी स्मॉल। अब देखो बेटा, कुछ चीज़ें मैं करा रहा हूँ तो अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैं इसके फ़ोटो भेज दूँगा आपको, टेंशन मत लो, एक्स्ट्रा नोट्स के फ़ोटो आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। सभी मैटर्स किसके बने तो वेरी स्मॉल पार्टिकल। दिस पार्टिकल में भी या तो एटम्स है, आइंस है, या तो क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है बेटा, द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल इन एनी मैटर आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन। याद रखना बेटा, कोई भी पार्टिकल है किसी भी मैटर में वो ऑलवेज मूव करता रहता है, और वो जो मूव करता है उसके पीछे क्या रीज़न होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा, मैं करा रहा हूँ, जो प्रॉब्लम आएगा पूछ लेना, क्योंकि नहीं पूछोगे तो मैं बार बार कह रहा हूँ आगे के टॉपिक्स आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, कोई भी चीज़ मोशन, देखो बेटा कोई भी पार्टिकल वो ऑलवेज मोशन में रहता है। अगर मोशन में रहता है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। याद रखना बेटा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा कब, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा, जैसे टेम्परेचर नीचे की तरफ जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा, एग्जाम्पल के लिए वाटर, जब नॉर्मल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस 50-50 मान सकते हो, इसमें होता नहीं है वैसे बेटा। आप अगर बोलोगे पूरी तरह से 50-50 तो ऐसा नहीं होता, बट हम अभी के लिए मान लो 50-50। जैसे टेम्परेचर को कम करते जाओगे काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा, इधर जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, द पार्टिकल इन एनी मैटर अट्रैक्ट विच ईच अदर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज एज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इंक्रीज। ठीक है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब डिक्रीज होगा, जब क्या होगा, देखो बेटा याद रखना, जो फोर्स होता है, मैंने आपको बताया था ना कि कोई फोर्स होता है जिस करके पार्टिकल एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं, जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। जितना ज़्यादा इस पार्टिकल के बीच में, जितना ज़्यादा, ये देखो एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगा, और जितना डिस्टेंस कम है फोर्स उतना ज़्यादा होगा। कौन सा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है बेटा, द इंटरमोलिकुलर, अब देखो इसके नीचे क्या था, द पार्टिकल मैटर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इन एनी मैटर। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी पार्टिकल को जोड़ कर रख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ये फोर्स ऑफ कोहिजन भी बोलते हैं, तो बट आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स और द फोर्स ऑफ कोहिजन, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है बेटा, बिटवीन द पार्टिकल टेंस टू ब्रिंग दैम क्लोजर टू ईच। ये देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही वो फोर्स होता है जो पार्टिकल्स को एक दूसरे के बिल्कुल पास पास लाता है। वेयर एज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल टेंस टू मूव अवे फ्रॉम। और जो देखो बेटा, पार्टिकल में किसी तरह से मोशन आ जाए तो वो क्या करता है, एक दूसरे से दूर ले जाए। याद रखना बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो फोर्स जो चीज़ों को पास लाता है, और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो चीज़ों को दूर लेके जाता है। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पार्टिकल्स वो सॉलिड होगा, जितना कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, यानी वो गैसेस फॉर्म में होगा। दस द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर डिपेंड करेगा दो फैक्टर पे। ठीक है बेटा, व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और द फोर्स ऑफ कोहिजन बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल वेरी स्ट्रॉन्ग, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा होगा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा होगा,
तो काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैटर कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगा तो ये किस फॉर्म में होगा, गैसेस के फॉर्म में होगा। जब क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ कोहिजन, मतलब कि या देखो बेटा दोनों में से कोई वर्ड आ जाए, कोहिजन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहिजन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और पार्टिकल मतलब मीडियम होगा, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, मतलब ना तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोई चीज़ सॉलिड क्यों होता है, कोई चीज़ लिक्विड क्यों होता है, या कोई चीज़ गैसेस क्यों होता है। ठीक है बेटा। देखो बेटा, मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था, मैंने इस लेक्चर में आपको अच्छे से थोड़ा डिटेल्स में कहीं और से टॉपिक ढूंढ कर मैं आपको ये चीज़ करवा रहा हूँ। हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी इन द सॉलिड लिक्विड गैसेस। देखो बेटा, अब मैं दोबारा ये जो ऊपर कराया हुआ ना, इसी को थोड़ा आगे इन्होंने बढ़ाया। इन सॉलिड क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होता है, इस करके क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, इस करके क्या होता है ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इसलिए इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा। लिक्विड में क्या होता है कि मीडियम सा होता है, ना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है ना कम होता है, और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी मीडियम सा होता है। इस करके क्या कर सकते हैं बेटा, लिक्विड फ्लो करता है और इनके कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। और अगर गैसेस की बात कर जाए तो इनमें तो बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना के बराबर होता है, ठीक है, बट जो काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम होता है। इस करके ये कौन से फॉर्म में होता है, गैसेस फॉर्म में होता है, और ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट। अब देखो बेटा, ऊपर एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि जब भी हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं इसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। ठीक है बेटा, आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देख सकते हो कि इसमें आपने क्या करना है बेटा, एक गिलास ले लेना, उसमें थर्मामीटर डाल देना, उसमें आइस डाल देना, और आइस को क्या करना, धूप में डाल देना, या नीचे से, वैसे नीचे से थोड़ा थोड़ा हीट नहीं कर सकते हो तो घर में ऐसा कोई चीज़ नहीं पड़ा हुआ, तो आप देखोगे बेटा आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा पर थर्मामीटर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्या इसमें कि जब सॉलिड मेल्ट होता है इसका टेम्परेचर सेम रहता है, ऐसा क्यों होता है, हीट कहाँ जाता है। You must observe during the experiment of melting that the temperature of system does not change after the melting point is reached till ice melt. This happen even when we continue heat the beaker. और ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा तब भी होता है जब हम हीट को, बीकर को कंटिन्यूस हीट करता जा रहे हैं फिर भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। That is we continue supply to heat. The heat gets up in the heats gets up used in the changing the state of overcoming the force of attraction between the particle. और याद रखना बेटा, इसके पीछे एक रीज़न क्या होता है कि जो वो हीट होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है बेटा, अब इसमें एक टर्म ओवरकम है, तो इसका आंसर आपने बताना है कल लेक्चर में कि ओवरकम का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, और इसको थोड़ा और डिटेल्स में बताता हूँ कि कैसे वो यूज़ होता है। As the heat energy absorbed by the ice without showing any rise of temperature, it considered that its gap hidden into the content of beaker. इसका मतलब क्या है कि बेटा कि हम बीकर को कंटिन्यूस हीट कर रहे हैं फिर भी वो थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, पर हम बीकर को कंटिन्यूस हीट कर रहे हैं तो वो हीट कहाँ जा रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो हीट क्या हो रहा है, हिडन हो रहा है, वो हीट क्या हो रहा है, छुप रहा है कहीं पे बीकर के अंदर। और ऐसे हीट को क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन। ठीक है बेटा, लाइंग हिडन इसका मतलब होता है लेटेंट वर्ड का। कंसिडर दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर एंड नाउ एज लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन हिडन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलो, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। ठीक है बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी डैट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमें 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है बेटा, उस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है बेटा, सो द पार्टिकल इन वाटर कितना होता है बेटा,
पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब पार्टिकल ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल ऑफ आइस एट सेम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, मतलब क्या बोल रहा है कि जो पानी है लिक्विड है बेटा, जो ध्यान से सुनना वर्ड्स को, देखो बेटा अब जो टॉपिक करा रहा हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि जो पार्टिकल ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल ऑफ आइस। मतलब क्या है कि बेटा अगर आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री पे है तो उसमें कम एनर्जी होगा, बट वहीं अगर पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री पे उसमें ज़्यादा एनर्जी होगा। व्हेन वी सप्लाइड द हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर at a certain temperature, a point is reached where the particle have enough energy to break free from the force of attraction to each other। अब ध्यान से इस लाइन को सुनना। देखो बेटा मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि जब टेम्परेचर कम है तो मतलब जब टेम्परेचर कम है तो जो पार्टिकल्स है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो कौन से फॉर्म में चल गया, सॉलिड से गैसेस या लिक्विड फॉर्म में चल गया। मतलब क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर बढ़ाकर, ध्यान से सुनना, हम क्या कर रहे हैं बेटा, टेम्परेचर बढ़ाकर, मान लो कि पार्टिकल है, ये चीज़ें हैं पार्टिकल, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जुड़े हुए हैं। तो जब टेम्परेचर कम है तो ये जुड़े हुए हैं। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और एक ऐसा टेम्परेचर आया है जब क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटना शुरू हो गए और ये अलग होने शुरू हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ बेटा कि जब मैंने टेम्परेचर को एक लेवल तक बढ़ाया है, एक ऐसे लेवल तक बढ़ाया है कि जब उसने क्या किया कि इंटरमोलिकुलर बॉन्ड को ब्रेक किया और ये जो पार्टिकल्स को क्या किया, इन्होंने अलग अलग किया। व्हेन वी सप्लाई द एनर्जी टू द वाटर पार्टिकल, ठीक है बेटा, ताकि वो मूव कर सके। आपको पता ना जब हम सिंपल वाटर को उबालते हैं फ्राई या हम चाय बनाते हैं हम देखते हैं वो कितना जल्दी मूव करता है, क्योंकि जब हीट एनर्जी मिलता है उसके पार्टिकल्स काफ़ी स्पीड में मूव करना शुरू करते हैं एट ए सर्टन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं ये कि जब स्टार्टिंग में आप, ये नहीं होता कि अपना गैस चलाया उसके ऊपर चाय बनाने के लिए पतीला रख दिया और तुरंत पानी उबलना शुरू हो गया। क्या होता है, अब ध्यान से देखना बेटा, पहले वो एनर्जी लेता है और एनर्जी लेता है और एनर्जी लेता है और कुछ टाइम बाद इतना एनर्जी ले चुका होता है कि उसमें बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है। और जब तक वो उतनी एनर्जी नहीं लेता है तब तक ये पार्टिकल के बीच में मूवमेंट शुरू नहीं होता। ठीक है बेटा, इसमें यही बताया गया व्हेन वी सप्लाई द एनर्जी टू वाटर पार्टिकल। ये क्या होता है, वाटर पार्टिकल क्यों देते हैं, ताकि मूव कर सके फास्टर। एक टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो एक ऐसा पॉइंट रीच कर जाता है, पहुंच जाता है, जहाँ पे क्या करता है, उसको इनफ एनर्जी मिल चुका होता है ताकि वो बॉन्ड को ब्रेक कर सके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ताकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसे ब्रेक कर सके। ठीक है बेटा, और पार्टिकल को किस में ला सके, मोशन में ला सके। ठीक है बेटा, एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेस। ठीक है बेटा, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज नाउ एज बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड स्टार्ट कर देता है उबलना, और ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। याद रखना, बॉइलिंग, बल्क मतलब क्या होता है, जब ज़्यादा चीज़ों की बात की जाए। ठीक है बेटा, बॉइलिंग में क्या होता है, सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, पार्टिकल फ्रॉम ए बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इन द वेपर स्टेट। अब देखो बेटा, जब वाटर उबालते हैं उसमें ये थोड़ा होता है कि एक पार्टिकल होता है वाटर, उसमें कितने सारे पार्टिकल, वो सभी क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेते हैं और वो किस में चेंज होने लग पड़ते हैं, वेपर स्टेट। वेपर मतलब गैस स्टेट में। अब देखो बेटा, फॉर द वाटर टेम्परेचर क्या होता है, 273 केल्विन। ठीक है बेटा, याद रखना, कभी भी ध्यान रखना बच्चों, कभी भी आपने सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, जो दिया है ना आपको उसमें 273 को प्लस कर दो। जो भी दिया, अगर 5 सेंटीग्रेड दिया ना उसमें 273 प्लस कर दो, 0 दिया तभी 273 प्लस कर लो। इसमें 100 दिया हुआ ना, अगर उसको सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, उसमें 273 प्लस कर दो। कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 प्लस कर दिया और 373 केल्विन आ गया हमारे पास। बेटा इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, याद रखना, कन्वर्जन आ जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करो, 73 को कन्वर्ट करो, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करना। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हो। डू इट
इन द सेम वे वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसी तरह से हम लेटेंट हीट फ्यूजन को भी डिफाइन कर सकते हैं। वैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने ऊपर डिफाइन कर दिया। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 डिग्री कैल्विन, 373 कैल्विन, ये 373 कैल्विन का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। याद रखना बेटा, वाटर का जो वेपर होता है, जब वाटर वेपर फॉर्म में होता है और उस पर क्या होता है 373 कैल्विन होता है, एंड वाटर वेपर एट 373 कैल्विन के पास ज़्यादा एनर्जी होता है देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन स्टेम, मतलब कि जब वेपर फॉर्म में होता है, हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, क्योंकि पार्टिकल इन स्टेम मतलब जब पार्टिकल वेपर में होता है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है किसके फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको पता ही है कि वो एनर्जी जिससे हम 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सके। ठीक है बेटा, ये थोड़ी डीप स्टडी है। अब ये नहीं होगा कि बेटा कभी भी मतलब हमने बुक खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। जब तक आपको स्टार्टिंग्स के टॉपिक नहीं आते हैं, मैं आपको गारंटीज कहता हूँ ये कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखो, सॉलिड को आपने हीट किया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड को हीट किया, वेपर में कन्वर्ट हुआ। उसी तरह आपने वेपर में मतलब गैस में कन्वर्ट हुआ, इसको आपने कूल किया लिक्विड में, लिक्विड कूल किया आपने सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है बेटा, सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इससे क्या क्लियर हुआ कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को चेंज करके। वी हैव लर्न दैट द सब्सटेंस अराउंड अ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है बेटा, ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हीट है। बट बेटा याद रखना कुछ ऐसा, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। बट याद रखना बेटा इसमें भी थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा अलग सिस्टम है। कुछ ऐसे भी चीज़ हैं बेटा जो सीधा ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट। याद रखना बेटा, ठीक है बेटा, और सीधा ही गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही हम अब आगे पढ़ेंगे। मैं आपको रुको पढ़ाता हूँ उसके रिगार्डिंग भी। देखो बेटा, चेंजिंग द फिजिकल स्टेट सॉलिड टू वेपर बाय राइजिंग टेम्परेचर, मतलब सीधे ही सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होना। ये बेटा कुछ एग्जांपल्स है। सर्टन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस जैसे नेफ्थलीन, इंडिगो, आयोडीन और कैम्फर। कैम्फर तो बेटा सबने देखा होगा, बाकी देखा ना देखा हो। कैम्फर मतलब मिस कपूर जो पूजा में आरती में काम होता है, उसको बेटा ध्यान, जब भी जलाओगे ना एक चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करना, जैसे उसमें आग लगाओगे ना वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा, वो सीधा ही गैस में कन्वर्ट होगा। अब बाकी जो भी चीज़ को आग लगाओगे ना, आप चाहे लकड़ी को भी आग लगाओगे, देखोगे पहले लकड़ी ना एक ऑयल सा, लकड़ी में से एक ऑयल सा निकलता है। ठीक है बेटा, बट बस कैम्फर में कभी भी आग लगाओगे वो देखना सीधे ही सॉलिड से वेपर में। सर्टन सब्सटेंस जैसे कि ये वाले, जब इसे हीट करते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ये वेपर में कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में पास हुए बगैर। देखो बेटा, मैं यहाँ वीडियो रोकता हूँ, इसका मतलब क्या है कि आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है बेटा, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड ऑन हीटिंग गेट कन्वर्ट टू द वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। डिफाइन सब्लिमेशन में आप क्या लिखोगे, प्रोसेस जिसमें सॉलिड को हीट करो तो सीधा कन्वर्ट होता है वेपर में। द प्रोसेस बाय विच वेपर सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड सॉलिड स्टेट विदाउट पासिस लिक्विड। अब देखो बेटा, इसका उल्टा क्या, सब्लिमेशन का उल्टा होता है डी सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या था बेटा, सॉलिड को सीधा वेपर में कन्वर्ट किया, इसमें क्या था, वेपर को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट किया। ठीक है बेटा, द डिपॉजिट क्रिस्टलाइन मटेरियल इज ऑब्टेन का सब्लिमेट, और जो हमें मटेरियल मिलता है इस प्रोसेस के दौरान, जो भी चीज़ हमें मिलता है चाहे सब्लिमेशन और डी सब्लिमेशन हो, इसको सब्लिमेट बोलते हैं। सॉलिड को जब हीट किया सब्लिमेशन हुआ, वेपर बना, वेपर को जब डी सब्लिमेट किया, कूल किया, तो वो सॉलिड बना। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। एक टॉपिक और है, चेंजिंग द फिजिकल स्टेट बाय चेंजिंग प्रेशर। अब ये वाला बड़ा इजी है बेटा। आपने अपने घर में सिलेंडर देखा है ना, सिलेंडर में क्या होता है, गैस होता है, पर गैस जो होता है सिलेंडर में कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें क्या करते हैं बेटा, गैस को काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर पे क्या करते हैं हम, गैस को क्या करते हैं बेटा, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर पे क्या करते हैं हम, कंप्रेस करते हैं, जिससे वो कंप्रेस होने करके क्या होता है हमारे, ये देखो, अप्लाइंग प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर
तो गैस क्या होता है बेटा, लिक्विफाई होता है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लो, चाहे एलपीजी का एग्जांपल ले लो, चाहे सीएनजी का एग्जांपल ले लो, ये सभी एग्जांपल है किसके एग्जांपल है बेटा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसमें क्या करते हैं हम इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं गैस पे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ऑलमोस्ट ऑल गैसेस कैन लिक्विफाइड बाय द लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है बेटा, एयर को भी आप याद रखना बेटा, एयर को भी हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर टेम्परेचर को कम किया जाए और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, तो जो एयर है ना हमारे पास वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है बेटा, इसके बाद बस हमारा एक टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, एवोपरेशन। ये भी आप डेली देखते हो अपने घर में। आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि जब पानी को उबालते हो तो वेपर बनता है। ठीक है बेटा, बट उसी का जैसा आता है एवोपरेशन, ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू फॉर टुडे।